बैठने के बाद वो हम सब की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। मैंने आज तक किसी इंसान की आंखें इतनी लाल नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ हो। और उन्हीं सुर्ख आंखों से अब सूरज ने हम सबको एक एक करके देखा। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह के एक्सप्रेशंस थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सूरज अपनी सारी चोटें और तकलीफ़ों को भूलकर सबकी तरफ बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से देखकर कुछ कहना चाह रहा हो। बट आई वॉज श्योर कि वो सूरज तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी अब उस पर उस जिन की हाजिरी होनी शुरू हो चुकी थी। सबके चेहरे अपनी नज़र में उतारने के बाद अब सूरज की नज़र आखिर में सैयद बाबा के चेहरे पर जाकर रुकी और तकरीबन 2 मिनट तक सैयद बाबा को घूर कर देखने के बाद वो एक बहुत ख़तरनाक, डरावनी, भारी सी आवाज़ में बहुत ज़ोर से हंसा और फिर एक भेड़िए की तरह अपना मुंह ऊपर उठाकर ऊ की आवाज़ निकालने लगा। जैसे भेड़िए आवाज़ निकालते हैं, उसकी खतरनाक आवाज़ अब वहाँ गूंज रही थी और इसके साथ ही वो अब बैठे से खड़ा हो चुका था। ये सब सुनने के बाद भी सैयद बाबा अब भी एकदम नॉर्मल बैठे हुए हल्के हल्के कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन इतने में सूरज ने एक जोर का हंसी का ठहाका लगाया और फिर एकदम चुप हो गया। और उसके चुप होने के कुछ ही सेकंड्स बाद सैयद बाबा ने अपना हाथ आगे करके इस तरह से इशारा किया कि मानो पूछ रहे हो क्या बात है। बाबा के हाथ का इशारा देखते ही वो जिन मानो गुस्से में सूरज के जिस्म से निकलने को तैयार था। सूरज की बॉडी अब एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी और फिर अचानक उसने बहुत तेज लहजे में कुछ बोलना शुरू कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा था कि वो गुस्से में बाबा से कुछ शिकायत कर रहा हो, पर उसकी लैंग्वेज हम सब की समझ से बाहर थी। लेकिन शायद सैयद बाबा की समझ से बाहर न थी। वो कॉन्टिन्यूस तकरीबन 2 मिनट तक बोलता रहा। फिर जब चुप हुआ तो हम सब ये देखकर हद से ज़्यादा हैरान हो गए कि अब बाबा उसी की लैंग्वेज में बोलकर उसको जवाब दे रहे थे। ऐसा अगले 10-12 मिनट तक चलता रहा। उस लंबी बहस के बाद वो अब अपने घुटनों पर आ चुका था। ख़ास बात यहाँ ये थी कि उस गुफ्तगू का लास्ट डायलॉग सैयद बाबा ने ही बोला, जिसके बाद वो बाबा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता नजर आ रहा था। और फिर कुछ ही सेकंड्स में सूरज बेहोश हो गया। बाबा ने कहा कि इसको उठाकर अब इसको कपड़े पहनाओ, इसका इलाज शुरू हो चुका है। अगले 40 दिन तक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद वो जिन इसका पीछा छोड़ देगा। कुछ तावीज़ दे रहा हूँ, पर ये याद रखना कि अब से 40 दिन तक सूरज को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। मतलब उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए 24 घंटे। पर फिर भी कभी अगर तुम्हें ये लगे कि वो जिन इस पर फिर से सवार हुआ है तो इसको ज़बरदस्ती ये दुआ वाला पानी पिला देना जो कि इस बोतल में है। और अगर ये कहीं भागने की कोशिश करे तब भी इसको पकड़कर यही पानी पिलाना है। अब ये सारी डिटेल समझने के बाद और वो तावीज़ और पानी लेने के बाद हम सूरज को लेकर वापस गांव की तरफ निकल पड़े। बाबा ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया और हमें दुआओं के साथ विदा किया। हम सूरज को गांव ले आए और उसका स्पेशल ख्याल रखने लगे। दिन में चाचा उसके साथ रहते थे और रात में मेरी ड्यूटी लगती थी। सूरज ज़्यादातर तो सोता ही रहता था, पर धीरे धीरे अब होश में आने लगा था। हाँ या ना में बातों का जवाब भी देने लगा था। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। सूरज की हालत पहले से काफ़ी सुधर रही थी। अब मैंने और चाचा जी ने सूरज को वापस अपने घर यानी शहर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि अब हमें यकीन सा होता जा रहा था कि सूरज जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह का प्लान फाइनल हुआ, जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी और सूरज की पैकिंग कर ली। रात को यही डिसाइड हुआ कि कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, पर सुबह का सीन थोड़ा अलग सा हो गया था। सारा सामान गाड़ी में रखकर जब गाड़ी स्टार्ट की तो वो किसी भी तरह से स्टार्ट ही ना हो। चाचा जी परेशान होकर ये कहने लगे कि ये गाड़ी रात को ही तो बिल्कुल सही खड़ी करी थी, अब पता नहीं क्या हो गया। बहुत कोशिश की पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर तकरीबन सुबह 10 बजे अमित एक मैकेनिक को लेकर आया। उसने कार का बोनट खोलकर देखा और फिर जैसे ही कार स्टार्ट की तो अगले ही पल कार ऐसे स्टार्ट हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैकेनिक भी कहने लगा कि आपकी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने तो इसमें, और ये खुद ही स्टार्ट हो गई।
अब इस बात पर हम लोगों को कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम जो कुछ देख रहे थे उसे देखने के बाद ये एक आम सी बात लग रही थी। लेकिन इस सब प्रोग्राम में अब हमको निकलते हुए 12 बज चुके थे। धूप तेज चमक रही थी। चाचा जी गाड़ी चला रहे थे और सूरज की वजह से चाचा ने मुझको सूरज के पास पिछली सीट पर बिठाया था। सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन बातें करते हुए कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। रास्ता बस इतना और बचा था कि तकरीबन 1 घंटा और लगता हमको अपने घर तक पहुंचने में। तभी चलते चलते एक जगह जाम लगे होने की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। हमारे आगे बहुत सी कार्स और बसेस रुकी हुई थी। उस वक्त हल्का सा अंधेरा हो चुका था। शोर से पता चल रहा था कि जैसे आगे बैंड बाजे के साथ कोई बारात जा रही हो। मैंने सूरज की तरफ देखा तो वो तो सो रहा था। बैठे बैठे मेरी टांगें टेढ़ी होकर दर्द कर रही थी। मैंने चाचा से कहा कि मैं उतर कर देखता हूँ क्या चक्कर है। ये कहकर मैं गाड़ी से उतरकर आगे की तरफ निकला तो देखा कि वो बारात, बैंड बाजा और नाचते हुए लोग वहीं लेफ्ट साइड पर एक फार्म हाउस में जा रहे थे और रास्ता अब क्लियर हो रहा था। मेरे सामने ही ट्रैफिक मूव होना शुरू हो गया था, पर जब मैंने पलटकर देखा तो चाचा गाड़ी से बाहर निकले खड़े थे और बहुत परेशानी में इधर उधर देख रहे थे। मैं भागकर चाचा के पास पहुंचा तो वो गुस्से से कहने लगे, सूरज कहाँ है? ये सुनते ही मैंने पूरी गाड़ी में झांक कर और घुस कर देखा, पर सूरज वहाँ कहीं नहीं था। अब अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करके हम दोनों पागलों की तरह सूरज को ढूंढ रहे थे। सूरज सिर्फ उस 1-2 मिनट के टाइम पीरियड में गायब हुआ था। जब मैं गाड़ी से उतरा और वापस आया, हमने आसपास सब लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या किसी ने लाल शर्ट वाले लड़के को देखा है जिसके माथे पर बैंडेज लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से काफी देर बाद उस फार्म हाउस के बाहर खड़े एक गुब्बारे वाले ने बताया, हाँ, ऐसे एक लड़के को बारात के साथ अंदर जाते देखा था। ये सुनकर हम दोनों तेजी से उस सजे हुए फार्म हाउस के अंदर भागे। अंदर बहुत बड़ी पार्किंग थी। उसको क्रॉस करने के बाद एक बड़ा सा लॉन था जिसमें बहुत सारे लोग थे। खाना पीना चल रहा था और वहाँ सूरज को सर्च करना काफी मुश्किल लग रहा था, पर हमें हर कीमत पर उसे ढूंढना ही था। चाचा जी ने मुझसे कहा कि तुम इस तरफ देखो और मैं उस तरफ देखता हूँ। फिर बस अगले आधे घंटे तक हम दोनों ही लॉन में, हॉल में, हर जगह उसे ढूंढते रहे, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। काफी देर बाद जब मैं और चाचा नाकाम होकर फिर वापस वहीं लॉन में मिले तो चाचा ने कहा कि बस अब एक जगह बची है जहां हमने नहीं देखा, वो है फार्म हाउस का किचन, जहां खाना तैयार हो रहा होगा। ये कहते ही चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम पीछे की तरफ किचन की ओर भागे। पर अब किचन का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद भी सूरज का कोई पता नहीं चल रहा था। इस पर चाचा जी काफी मायूस हो गए। कुछ लोगों से पूछा भी था सूरज के बारे में, पर किसी के पास वहां जवाब देने का टाइम ही नहीं था। तभी अचानक मैंने देखा कि किचन के पीछे से भी धुआं उठ रहा है। देखा तो वहां भी लकड़ियों को जलाकर कुछ पकवान बनाए जा रहे थे। वहां पीछे जमीन कच्ची थी और कई तंदूरों में रोटियां बन रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो राइट साइड में काफी अंधेरे में थोड़ी दूर पर कोई रेड शर्ट में दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। मैं देखते ही समझ गया कि ये हो ना हो सूरज ही है। मैंने तेजी से उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। इस पर चाचा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि हल्के हल्के, बिल्कुल चुपचाप चलो। अब हम दोनों दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगे। थोड़े करीब जाने पर देखा तो वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे धीरे धीरे अपना सर हिला रहा था। हम अब बहुत आराम से उसके पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर अब जैसे ही मैंने सूरज की तरफ देखा तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। उसके माथे पर लगा बैंडेज अब वहां नहीं था। उसकी चोटों में से खून टपक रहा था। सूरज के दोनों हाथों में कोयले थे और वो बड़े इत्मीनान के साथ कोयले चबा चबा कर खा रहा था। उसका आधा चेहरा कोयले की कालक से काला हो चुका था और आधे चेहरे पे खून बह रहा था। उसकी आंखें फिर एकदम सुर्ख लाल चमक रही थी। ये सब देखकर भी चाचा जी सूरज के पास वहीं बैठ गए और बोले, सूरज बेटा, तुम ठीक हो? सूरज अब भी कोयले खाए जा रहा था। इतने में चाचा जी ने चुपचाप अपनी जेब से वो पानी की बोतल निकाली जो हमें सैयद बाबा ने दी थी और बहुत तेजी के साथ बोतल खोलकर सूरज के मुंह पर लगा दी। ये सब बहुत तेजी से हुआ, लेकिन क्योंकि पानी सूरज के मुंह में चला गया था तो वो अगले ही पल छटपटा के बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से उसे संभाला और रुमाल से उसके माथे से निकले ब्लड को पोंछा। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां एकदम टाइट बंद थीं, जिनमें कोयले भरे हुए थे। फिर हम सूरज को किसी तरह घर ले आए। वो सुबह तक बेहोश रहा
और जब सुबह उठा तो बिल्कुल नॉर्मल था। इस तरह बस निगरानी में रखकर सूरज के इलाज के 40 दिन जैसे ही पूरे हुए वो काफी ठीक होता चला गया। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं, पर ये सब एक भयानक ख्वाब की तरह अब भी याद आ जाता है। सूरज ठीक तो हो गया, पर अब तक बहुत कम ही बोलता है। उसकी पर्सनैलिटी वो रही ही नहीं कि जिस सूरज के साथ मैं 10 साल पहले गांव की शादी में गया था। और हाँ, मुझे इस इंसिडेंट के काफी सालों बाद पता चला कि कोयला जिनों की खुराक होती है, मतलब जिन हड्डी और कोयला खाते हैं। तो आप इस फैक्ट को सूरज के उस इंसिडेंट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सूरज को खुद इस सब का 1 सेकंड भी याद नहीं, और ना ही हम ये चाहते हैं कि ये सब उसको पता चले। तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में ही ये सबसे अजीबोगरीब और डरावने वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पास ही पहुंचते हैं। और अपनी राय और फीडबैक कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है, जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और असली क्रीपी कंटेंट के लिए हमारा लाइव सेशन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आप हमसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज स्पेक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।